हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, अब जैसे कि अब लॉकडाउन के बाद जो बीएससी थर्ड ईयर के जो फाइनल पेपर होने तय हुए हैं तो उसमें उनकी कुछ ड्यूरेशन कम कर दी गई है और कुछ उनके क्वेश्चंस के लिए वेटेज भी कम कर दिया गया है, समय कम कर दिया गया है। तो अब वो जो पेपर उनका अब तक 2 घंटे में होता था, अब वो 1 घंटे का कर दिया या 1.5 घंटे का हो गया है और आपको 50% क्वेश्चन आई थिंक करने हैं। और पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है। तो इसमें जो रिलेटिविटी के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो बीएससी थर्ड ईयर की बुक हैं उनको हम किस तरीके से समराइज़ कर सकें और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्थिति में स्टूडेंट्स को लाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले जो बुक को चूज़ किया है वो रिलेटिविटी है, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसमें हम किस तरीके से कंटेंट वाइज डिस्कस करेंगे, तो मैं छोटे छोटे आपको जो मोटी मार टॉपिक हैं उसके बारे में पहले सरसरी नज़र बताता हूं और फिर उसके बाद इनके बारे में डिस्कशन करते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे लगभग पेपर आने से पहले हम पूरा सिलेबस करने की कोशिश करेंगे। तो एक क्विक रिविज़न जैसा होगा जिसकी सहायता से आप अपने पेपर को अच्छा कर सकते हैं। सो हम शुरू करते हैं। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आप अपनी कॉपी के अंदर में भी इनको सीक्वेंस में लिख लेना और फिर जो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होता है, जब हम रिलेटिविटी की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हर बुक में आपको कहीं भी आप पढ़ोगे तो मिलेगा, यही बेसिक है। तो इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है जैसे निर्देशांक तंत्र। तो जो निर्देशांक है यानी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेस में स्पेसिफाई करने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो पहले हम 2 डायमेंशन की बात करते थे, ये x है और ये y है, और आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन यहाँ बतानी हो तो उसके कोऑर्डिनेट आप इस तरीके से बताओगे कि ये इतनी डिस्टेंस x मीटर इधर चले और y मीटर ऊपर हाइट पर चले। तो आप ये कोऑर्डिनेट इसके बता दें, मान लीजिए कि 3 और 4 इसके कोऑर्डिनेट हैं। अब अगर आप क्यूब के अंदर में या 3 डायमेंशन में बात करोगे तो आपको x, y, z और कोऑर्डिनेट बताने पड़ते हैं। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि आप किस रेफरेंस में यानी किस बॉडी के अंदर बात कर रहे हो तो उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बताते हैं। अब 2 तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं हम रिलेटिविटी के अंदर, यानी इनर्शियल फ्रेम, एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये 2 कैटेगरी कैसे समझ सकते हैं, उसका आसान सा तरीका ये है कि इनर्शियल यानी लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम, ये सभी ने पढ़ा है। तो इनर्शिया का ये मतलब होता है कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई फोर्स नहीं लगाएं तो वो तब तक अपनी स्थिति को बनाए रखता है जब तक आप उस पर कोई बाह्य फोर्स या बाह्य बल नहीं लगा देते। मान लो न्यूटन का गति का नियम है F = ये ma, और आप अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगाते, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो यानी कि F = 0। और जब F = 0 यानी ma = 0 और ma = 0 मीन्स a = 0। और जब a = 0 यानी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। और जब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 0 होगा तो हमें यह पता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यानी कि dv/dt = 0। अब यहाँ पर v वेलोसिटी और t टाइम है, तो यानी कि वेलोसिटी वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं और वो हमारा 0 है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि v = कॉन्स्टेंट। तो इससे कई सारी बात निकल कर सामने आती हैं कि ऐसे इनर्शियल मतलब ऐसे फ्रेम जिनके अंदर एक तो न्यूटन्स के जो गति के नियम है, यानी दूसरा नियम है F = ma, तो न्यूटन के गति के नियम का पालन करता हो। दूसरा 0 एक्सेलरेशन से यानी अत्वरित यानी नॉन एक्सेलरेशन, इसको आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसको अत्वरित समझ सकते हैं, और वो जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो उसको नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम समझ सकते हैं। तो ऐसे फ्रेम जिनके अंदर न्यूटन के गति के नियम का पालन होता हो, दूसरा जो अत्वरित
गति करते हों, यानी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, और ऐसे फ्रेम जिनके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, जो एक नियत वेग से गति करते हों, उन सभी फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। अब दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब जस्ट इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि जो न्यूटन के गति के नियम का पालन ना करते हों, जिनमें त्वरित गति हो, यानी उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहे, उसको हम त्वरित गति बोलते हैं। तो जो जड़त्व के नियम की जब हम बात करते थे, मान लो कि कोई बॉडी, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी उसका वेग परिवर्तन नहीं होगा, तो उसका तुरंत जीरो होगा। तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम इनर्शियल फ्रेम, और जिनमें एक्सेलरेशन होगा, यानी उनका वेग परिवर्तित होगा, उसको बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, उसकी दो कैटेगरी हैं, एक इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक अराइज होता है कि जो पृथ्वी है, यानी जो अर्थ है, अर्थ के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम। तो दूसरा टॉपिक यही है कि अर्थ इज एन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इस बारे में आप लोगों का क्या कमेंट है? आप अर्थ को इनर्शियल समझते हैं कि नॉन इनर्शियल? जो आप जानते हैं वही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, फिर देखते हैं। तो ये आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं। अब इसमें तीसरा एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्चुअली क्या है? देखो, गैलीलियन एक साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने, अब जब हमने ये देखा कि दो फ्रेम, कोई बॉडी या दो फ्रेम है कि एक, मान लो कि मेरा एक फ्रेम है, मैं एक स्टूल पे बैठा हुआ हूँ, या मैं एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूँ, एक व्यक्ति दूसरा ट्रेन में गति कर रहा है। तो एक फ्रेम तो वो है जो कि ट्रेन के अंदर है, दूसरा फ्रेम वो है जो प्लेटफॉर्म है और जिस पर मैं खड़ा हूँ। तो एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम जो गति कर रहा है, अगर मुझे कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड और टी, यदि ये एक फ्रेम हो, इसको मैं बोलता हूँ एस फ्रेम, और एक दूसरा फ्रेम हो जिसको बोलता हूँ मैं एस डैश फ्रेम, और एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से गति कर रहा हो, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, जिसकी पोजीशन एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसके जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड और टी, मैं ये मेज़र करता हूँ, और इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश और टी मेज़र करता हूँ। तो अगर मुझे इनमें से किसी एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट हैं, यानी एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू पता हो, तो मैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश को कैसे मेज़र कर सकता हूँ? तो इन्हीं दोनों फ्रेम के बीच में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन्हीं दोनों फ्रेम के बीच में मैं कैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होने पर दूसरा कैलकुलेट कर सकता हूँ? वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही उसका रास्ता है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दो रेफरेंस फ्रेम के बीच कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है। तो यानी अगर, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू टी। तो यानी ये जो एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, ये किसी मूविंग फ्रेम जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्रेम, दूसरा फ्रेम एस डैश, उसके रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और एक्स, वाई, जेड और टी ये कोई जो फ्रेम रेस्ट में है उसके रेस्पेक्ट में उस बॉडी के कोऑर्डिनेट हैं। वी इज द वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है जिससे कोई दूसरा फ्रेम यानी एस डैश फ्रेम गति कर रहा है, और ये टाइम पीरियड है। तो मैं एक, ये एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में फ्रेम है, ये कोऑर्डिनेट है, और ये एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट है। तो मैं एक कोऑर्डिनेट फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट पता होने पर मैं दूसरे के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चार इक्वेशन जो दी हुई हैं
तो इनमें से कौन सी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, दूसरा गैलीलियन एक इंपॉर्टेंट इसके बारे में जो नोट वो है ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस केवल तब तक वैलिड होती हैं जब तक वेलोसिटी किसी बॉडी की, किसी सिस्टम की, किसी फ्रेम की वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम हो। तो जब तक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वैलिड होती हैं। अब फिर अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर किसी बॉडी की वेलोसिटी हो जाए या उसके आसपास तक कोई वेलोसिटी हो जाए तो मैं कौन सी इक्वेशन की सहायता से कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसका ऑप्शन बाद में मिला और वो हमें जो इक्वेशन दी वो थी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। उसको मैं आगे बताता हूँ। तीसरा, अब इसमें जो एक नया टॉपिक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये ठीक है। अब जो एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ये था कि सबसे पहले जब तक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स नहीं आए तो उससे पहले हम ये समझते थे कि एक यूनिवर्सल ऐसा फ्रेम है कि कोई भी बॉडी उस यूनिवर्सल फ्रेम के रेस्पेक्ट में गति करती है और वो फ्रेम एक स्थिर फ्रेम है। ऐसी परिकल्पना की गई और उस परिकल्पित यानी कल्पना वाले जो हमने मीडियम को कंसिडर किया उसको मैंने ईथर फ्रेम समझा, यानी जो बुक में लिखा है वो ईथर फ्रेम उसका कंसिडर किया गया। फिर माइकलसन मोर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो आप ऑप्टिक्स में पढ़ते थे, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो उस माइकलसन इंटरफेरोमीटर की सहायता से एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि उस ईथर फ्रेम की क्या जो परिकल्पना की गई है वो सच में सही है। तो वो उसके हमें नकारात्मक परिणाम हाथ लगे और उससे कोई साबित अच्छा खासा रिजल्ट नहीं हुआ। तो जब माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट अच्छा रिजल्ट नहीं बता पाया तो उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई और जिसको हमने आइंस्टीन रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के नाम से कहा। तो इसमें जो पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा आइंस्टीन्स रिवोल्यूशनरी आइडिया, यानी वो आइंस्टीन के क्या क्रांतिकारी विचार हैं जिन्होंने इससे पहले तक हुए सभी एक्सपेरिमेंट, इससे पहले की सभी अभिधारणाएं सभी को गलत ठहरा दिया और एक नई थ्योरी का जन्म दिया। तो वो थ्योरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी इन्होंने कहा कि जो ईथर की हम परिकल्पना करते हैं वो बिल्कुल एक अभिधारणा गलत है। ऐसा कोई यूनिवर्सल फ्रेम नहीं है कि जिसके रेस्पेक्ट में पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व, पूरा हर एक बॉडी, पार्टिकल सब कोई गति करते हों। इन्होंने ये कहा कि किसी भी बॉडी की गति किसी दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में होती है। यानी आप गति कर रहे हो किसी रुकी हुई चीज़ के रेस्पेक्ट में, एक ट्रेन गति कर रही है प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, एक कार गति कर रही है सड़क के रेस्पेक्ट में, और आप अगर रेस्ट में हैं तो दूसरा व्यक्ति अगर दौड़ रहा है तो वो आपके रेस्पेक्ट में, तो आप अगर किसी ऊंचाई पर खड़े हैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से कोई भी हम दूसरा फ्रेम कंसीडर कर सकते हैं जो हम समझ सकते हो, और हम गति अगर करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। यूनिवर्सल कोई ऐसा फ्रेम नहीं है कि जिसके रेस्पेक्ट में पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व गति कर रहा हो। तो ये आइंस्टीन का रिवोल्यूशनरी आइडिया था कि आप कोई भी फ्रेम कंसीडर कर सकते हो जिसके रेस्पेक्ट में हम गति कर रहे हैं या रुके हुए हों। तो इसी तरीके से अब इनके दो पोस्टुलेट्स आए। तो इनके जो दो पोस्टुलेट थे ये भी पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि आइंस्टीन के कितने पोस्टुलेट्स थे और वो कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। तो इनके दो पोस्टुलेट थे बड़े इंपॉर्टेंट। एक पोस्टुलेट ये था कि अगर दो इनर्शियल फ्रेम जिनकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी, अगर दो इनर्शियल फ्रेम जो कि सेम वेलोसिटी से गति कर रहे हैं तो उसमें जो भौतिकी के यानी फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं वो सभी समान रूप से वैलिड होते हैं। दो इनर्शियल फ्रेम अगर सेम वेलोसिटी से गति करते हैं तो उनके लिए जो लॉ ऑफ फिजिक्स हैं वो इक्वली वैलिड होते हैं हर जगह पर। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति हर एक फ्रेम में इक्वल मिलती है। आप यहाँ उसकी बात करो या दूसरे किसी ब्रह्मांड में, किसी यूनिवर्स में, किसी भी पॉइंट पर बात करो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हर एक फ्रेम में सेम होती है। तो ये आइंस्टीन ने दो पोस्टुलेट दिए और इसके बारे में भी हम, और इसे आप नोट भी कर सकते हो, कहीं बुक से पढ़ सकते हो। तो ये भी क्वेश्चंस वो पेपर में पूछ लेता है। अब इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप उसको यहाँ तक नोट कीजिए, मैं साफ कर देता हूँ एक बार।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो ये है कि पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर की हमने बात कर ली। फिर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो जैसे कि हमने अभी अभी बात किया था, ये कितने नंबर का पॉइंट है? पॉइंट नंबर 5, 6, 7। तो जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात की, उसमें हमने देखा कि जो उन्होंने इक्वेशन दी वो जब तक वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी v लेस देन c होगा तो वो वैलिड होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। पर यदि वेलोसिटी बढ़ते वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाए तो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वैलिड नहीं होती थी। तो उसके बाद जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी गई वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन करके दी गई, और वो इक्वेशन ये कुछ इस तरीके से थी, x डैश इज इक्वल टू गामा फैक्टर x माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, z डैश इज इक्वल टू z, और t डैश इज इक्वल टू t माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। ये 4 इक्वेशन दी गई, जहाँ पर गामा फैक्टर गामा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। ये इंपॉर्टेंट नोट है। तो आप इन इक्वेशंस को डायरेक्ट भी नोट कर सकते हो, और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि ये किस तरीके से इक्वेशन आई, कैसे प्रूफ हो पाया। और क्योंकि हम वेलोसिटी हम जो अपने मोशन की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, वो केवल एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हैं, इसीलिए वाई फ्रेम यानी वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। यदि हम मोशन की बात वाई और जेड के फ्रेम के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमारा जो ये फ्रेम है यानी एक्स की वैल्यू वो चेंज होती है, और ये कांस्टेंट होगी और ये वाई चेंज होंगे। तो ये है। अब जो ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये 4 इक्वेशन आप इनको याद कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसका प्रूफ अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें करके ये बताएं कि हम इनको डिस्कस कर लेंगे। वैसे हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, 4 ज़्यादा इक्वेशन जरूरी हैं। ओके, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है तो ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि हम इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी लंबाई संकुचन, लंबाई संकुचन। अगर मैं इस पूरी डेफिनेशन को 2 शब्दों में और 2 लाइन में कहूं तो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर किसी रोड की वेलोसिटी आप बढ़ाओगे, यानी मान लो कि ये एक रोड है और अगर मैं इसको रुका हुआ देखता हूँ तो इसकी वेलोसिटी आपको, इसकी जो लेंथ आपको दिखाई देगी उसको बोलते हैं हम प्रॉपर लेंथ, यानी जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है उसको मैं प्रॉपर लेंथ बोलता हूँ, और उसको मैं एल नोट से रिप्रेजेंट करता हूँ। और अगर मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा दूँ और इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाए तो आपको इसकी लेंथ छोटी होती दिखाई देगी। तो यानी लंबाई संकुचन, संकुचित माने सिकुड़ जाना, लंबाई माने लेंथ। तो वेलोसिटी बढ़ने पर लंबाई का सिकुड़ जाना ही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, और ये फॉर्मूला आपको लॉरेंज ने दिया, इसलिए लॉरेंज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसको। तो लॉरेंज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में वेलोसिटी बढ़ने से लंबाई का सिकुड़ना ही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, और इसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया L इज इक्वल टू L नोट √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। इससे बहुत सारे इजी से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद करना है। प्रूफ हम आने वाले वीडियो में करके देखेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे देख भी सकते हो कि अगर मैं उस पार्टिकल की, क्योंकि v इज़ द वेलोसिटी ऑफ दैट रोड एंड c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बढ़ाता हूँ यानी इस रोड की वेलोसिटी को बढ़ाता हूँ तो आप v की वैल्यू को बढ़ाओ, तो v इंक्रीजेज
तो जब आप v की वैल्यू बढ़ाते हो तो यानी 1 माइनस ग्रेटर वैल्यू, सो ये वैल्यू घट जाएगी और L इज इक्वल टू एल नोट। और जब आप वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर किसी पार्टिकल की किसी रोड की वेलोसिटी कर दोगे तो v इज इक्वल टू सी, यानी 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो आपको लेंथ जो है उस पार्टिकल की, उस रोड की 0 दिखाई देगी। और यदि ये पार्टिकल रेस्ट में हो तो इसका मतलब v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 0 के केस में L इज इक्वल टू एल नोट दिखाई देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके रिजल्ट हैं। तो आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी लंबाई संकुचन, जैसे जैसे रोड की वेलोसिटी बढ़ेगी आपको उसकी लंबाई घटती हुई दिखाई देगी। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें इसके फॉर्मूला भी आ सकता है, इसका कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान होंगे, वो आप कर सकते हो। दूसरा अगला टॉपिक है इसमें टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, तो टाइम डायलेशन का मतलब है जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन था तो लेंथ वेलोसिटी बढ़ने पर आपको लेंथ घटती हुई दिखाई दी, पर जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो आपको समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी अगर रुकी हुई घड़ी आपको एक्टिव दिखाई देती है तो चलती हुई घड़ी आपको सुस्त प्रतीत होगी, यानी वो आपको धीमे धीमे चलती हुई प्रतीत होगी। और इसका आप मोटा सा एग्जांपल ये देख सकते हो कि अगर रुकी हुई घड़ी की जो सेकंड की टिक है उसको आप ऐसे महसूस करते हो कि टिक 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 टिक, तो जो चलती हुई घड़ी है आपको उसकी टिक टिक अगर आप सुनाई देंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे टिक 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 टिक। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे घड़ी की वेलोसिटी बढ़ाओगे, यानी आप मान लो कि आपने वो घड़ी को ट्रेन में रख दिया और ट्रेन की वेलोसिटी आप वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास तक ले गए, तो उस घड़ी की जो टिक टिक है वो आपको बहुत ही सुस्त होती हुई दिखाई देगी। तो इसके लिए जो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से दिया गया, t इज इक्वल टू टी नोट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पर t प्रॉपर टाइम है और t वो मेजरेबल टाइम है जो वेलोसिटी के बढ़ने पर आप मेजर करते हो। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे t की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी, यानी आपको समय बढ़ता हुआ, डायलेशन माने विस्पार, विस्पार माने बढ़ना, तो वेलोसिटी के बढ़ने पर समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी समझ सकते हो। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो है रिलेटिव मास। तो जैसे मैंने इन दो के बारे में बात की, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, तो जैसे वेलोसिटी बढ़ने पर लेंथ घटती हुई दिखाई दी और वेलोसिटी बढ़ने पर टाइम बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इसी तरीके से वेलोसिटी बढ़ने पर मास भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी मास के लिए फॉर्मूला अगर मैं देता हूं तो m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे आपको मास बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप अगर अपनी एनालॉजी के लिए याद रखना चाहते हो तो आप ये समझो कि एक छोटी सी कंकड़ अगर मैं आपको बहुत तेजी से मारता हूं तो आपको ऐसा लगता है जैसे ईंट लगी हो। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी बढ़ने से उसका मास बढ़ा, तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ उसका वेटेज बढ़ा। तो आप अगर इसकी वेलोसिटी को, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी मास की वेलोसिटी को आप v इज इक्वल टू सी कर दोगे, यानी वो पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर गति करे, तो आप वो वैल्यू जरा यहाँ पुट करके देखो, m इज इक्वल टू एम नोट ओवर अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 और 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन 0, यानी m इज इक्वल टू इनफाइनाइट मास। तो अगर किसी मास बॉडी को मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से गति करवाने की स्थिति में हूँ, यानी अगर ऐसा संभव है कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से गति कर सके, तो आपको उसका इनफाइनाइट मास प्रतीत होगा। अर्थात ना ही तो कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से गति करता है और ना ही किसी पार्टिकल का मास इनफाइनाइट हो पाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से यानी ये तीन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और रिलेटिव मास, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसमें एक और जो टॉपिक बचा है वो ये है कि आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन ऑफ आइंस्टीन। आप इसको एक बार नोट कीजिए, इसका शॉर्ट लीजिए, फिर थोड़ा सा बताकर फिर हम छोड़ते हैं। तो हमने जो है रिलेटिव मास के बारे में बात की। जैसे रिलेटिव मास का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एम नोट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर।
देखो ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को नोट कर सकते हो सीक्वेंस में, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल उसमें जो है किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप इसको याद रखें। अच्छा, अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो पहली बात तो ये है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, और ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा गया है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 क्यों होता है? क्योंकि फोटोन्स वो पार्टिकल हैं, फोटोन मीन्स एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट, तो लाइट पार्टिकल यानी फोटोन वो पार्टिकल है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही गति करते हैं, और जब कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से गति करता है तो उसका जो रेस्ट मास होगा वो 0 होगा। वो कैसे? आप ये जानते हो कि P इज इक्वल टू एम नोट वी, ओके, एम बी, P इज इक्वल टू एम बी, और P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, यानी दी ब्रोगली रिलेशन। देखो ये तो P इज इक्वल टू एम बी, और यह है दे ब्रोगली रिलेशन। तो अगर मैं एच ओवर लेमडा इज इक्वल टू एम की जगह वैल्यू पुट करता हूँ रिलेटिव मास की, एम इज इक्वल टू एम नोट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू वी। अब मुझे चाहिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन यानी एम नोट की वैल्यू, तो एम नोट को मैं एक साइड में रखता हूँ, एम नोट इज इक्वल टू एच अपॉन वी लैम्डा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब जब फोटोन जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से गति करता है यानी v इज इक्वल टू सी, और जब आप v इज इक्वल टू सी इस इक्वेशन में पुट करोगे तो एम नोट इज इक्वल टू एच ओवर वी लैम्डा अंडर रूट 1 माइनस 1, तो यानी 0, तो इसका मतलब एम नोट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन विल बी 0, और ये इस तरीके से प्रूफ भी किया जा सकता है। बाकी आपको ये तो पता एटलीस्ट होना ही चाहिए कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। ओके, अब इसमें जो एक टॉपिक है वो है मास एनर्जी रिलेशन। टॉपिक नंबर वो आप डाल लेना जो भी है, सही है। मास एनर्जी रिलेशन, ये आइंस्टीन का बड़ा फेमस रिलेशन है। जो इस सब्जेक्ट के भी लोग नहीं होते यानी जो फिजिक्स भी नहीं पढ़ते, उन लोगों को भी, हिंदी के, हिस्ट्री के जितने बार भी लोग, सभी को ये तो एटलीस्ट पता ही होता है कि फिजिक्स के अंदर एक रिलेशन है, और उसको बोलते हैं हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यानी मास को एनर्जी से रिलेट करने वाला फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर E टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी मीन्स सम ऑफ द एनर्जी, रेस्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। यानी कि रेस्ट एनर्जी E रेस्ट को अगर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ एम सी स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी, और मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम माइनस एम नोट सी स्क्वायर। यानी एम सी स्क्वायर टोटल एनर्जी के अंदर से अगर मैं रेस्ट एनर्जी को माइनस कर दूं तो मुझको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, एक दो छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4, जहाँ पर P इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, E इज द टोटल एनर्जी, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, M इज द रिलेटिव मास, और C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख सकते हो। और दूसरा इसमें एक बचा हुआ टॉपिक बचता है, वो है मासलेस पार्टिकल। मासलेस पार्टिकल अर्थात वो पार्टिकल जिनका रेस्ट मास 0 हो, उन पार्टिकल्स को मासलेस पार्टिकल बोलते हैं। तो ये है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टोटल कंटेंट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और इस तरीके से आपका सिलेबस हम 2-3 दिन में पूरा करेंगे, और आप भी इसको पढ़ते रहिए, इसके छोटे मोटे न्यूमेरिकल करते रहिए। मेरे ख्याल से जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हमारा सिलेबस पूरा हो चुका होगा। यही हमारा उद्देश्य है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।